हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का वन शॉट। एक बार में पूरा चैप्टर बहुत क्लियरली समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे। तो एल्काइल हैलाइड में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है। तो हेलोजन हमारी पार्शियल नेगेटिव होती है, एल्काइल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव होता है क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब हेलोजन को हटाने के लिए हमें एक हेलोजन जैसा ही कैरेक्टर का स्पीसी चाहिए होती है। जैसे हेलोजन नेगेटिवली चार्ज है तो हमें नेगेटिवली चार्ज OH ग्रुप चाहिए जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल, मतलब जैसे आपके स्कूल में कोई फिजिक्स का टीचर आ रहा है तो फिजिक्स के टीचर के बदले ही आएगा, यानी फिजिक्स का टीचर जाएगा तो फिजिक्स का टीचर आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव स्पीसी हटेगी तो उसकी जगह नेगेटिव स्पीसी आएगी, यानी कि OH ग्रुप जो अटैक करेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसी। ये अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे और आपको मिल जाएगा अल्कोहल ROH। ठीक है, हेलोजन जो नेगेटिव फॉर्म में निकलेगी वो K पॉजिटिव के साथ पोटेशियम हैलाइड यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम आयोडाइड इस फॉर्म में निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं हेलो एल्केन हेलोइंस में भी हमने ऐसे ही समझा था कि भाई OH ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है उसको जब सब्स्टिट्यूट करना था तो हेलोजन भी Cl नेगेटिव के फॉर्म में आई थी और OH नेगेटिव को हटा दिया था। यहाँ पे सिमिलरली OH नेगेटिव आता है और X नेगेटिव को हटाता है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है अल्कोहल बनाने की। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल की। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करते हैं। देखिए, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यहां पे हम ऐड कराने जा रहे हैं वाटर। एल्कीन्स पे जनरली एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कोई भी स्पीसी आके जुड़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन यहां पे इजीली पॉसिबल नहीं है, यहां पे एडिशन होगा। अब वाटर को हमें इस फॉर्म में तोड़ना होता है, यानी वाटर से हमें OH पार्ट को अलग करना है और H पार्ट को अलग करना है। क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की कम है, तो नेगेटिव चार्ज O के साथ चला जाएगा, H पॉजिटिव होगा। तो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल अगर आपको याद हो तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि नेगेटिव स्पीसी जब जुड़ती है एल्कीन पे तो नेगेटिव स्पीसी उस कार्बन पे जाके जुड़ती है जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, यानी नेगेटिव स्पीसी ये नेगेटिव OH इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा और ये पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां पे हाइड्रोजन कम है उस कार्बन को हम मोर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं क्योंकि वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है, यानी वो कम कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव स्पीसी हमेशा उस कार्बन पे जुड़ती है, यानी जुड़ती तो उस कार्बन पे जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एडिशन इन्हीं दोनों कार्बन पे होगा, इस पे नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में से किस कार्बन पे नेगेटिव स्पीसी आएगी, जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं तो जो अल्कोहल बनेगा वो होगा प्रोपेन टू ऑल। दिस इज प्रोपेन टू ऑल क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH जुड़ा है। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे जो वाटर है उसको किसने तोड़ने का काम किया है, उसे H पॉजिटिव ने। एसिडिक मीडियम में वाटर टूटा है H और OH फॉर्म में, और यू कैन से इस तरह से जब एल्कीन का एडिशन होता है वाटर के द्वारा तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव ने यानी एसिडिक मीडियम में वाटर को ब्रेक करा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और वाटर का एडिशन कराया गया। ठीक है, ये रिएक्शन है। इसका हम मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं। हमने जो वाटर का एडिशन कराया है तो वो किस तरह से काम करा है देखते हैं जरा। यहां पे सबसे पहले
इस एडिशन में जो रोल प्ले करेगा वो करेगा H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा। तो जब इसका अटैक यहां पे होगा तो क्योंकि ये H बिना इलेक्ट्रॉन के आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये इस तरह से होगा CH, यहां सिंगल बॉन्ड रह गया CH2 और ये H यहां जुड़ जाएगा। क्योंकि यहां पे बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को नुकसान हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पे जो कार्ब कैटायन बना है वो है 2 डिग्री कार्ब कैटायन, यानी सेकेंडरी कार्ब कैटायन, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर H यहां पे आता, अगर यहां आता तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता, तब पॉजिटिव चार्ज कहां था? इस कार्बन पे। उस केस में अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, यानी H अगर यहां जुड़ता तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, उस केस में ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी हो जाता। तो क्योंकि 2 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्ब कैटायन, तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, यानी ये मेजर क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में बनेगा, और ये माइनर क्वांटिटी में यानी कम क्वांटिटी में बनेगा। तो क्योंकि कम क्वांटिटी में बनेगा तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम मेजर प्रोडक्ट के साथ ही आगे चलेंगे। अगले स्टेप में OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो OH नेगेटिव जब अटैक कर रहा है तो यू कैन से इस तरह से H2O, ये इसका लोन पेयर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल का यहां पे, और हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उस पे फॉर्मल चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस फॉर्मल चार्ज को हटाने के लिए किसी भी हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कंपनसेट कर देगा और उस हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में हटा देगा, और हमें यहां पे मिल जाएगा तो ये पूरा मैकेनिज्म है एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। ये पूरा मैकेनिज्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे इस तरह से समझ सकते हो। ये रिएक्शन आपका, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। पहले स्टेप में तो ये प्रोटोनेशन हुआ, H पॉजिटिव आके जुड़ रहा है, दिस इज प्रोटोनेशन। तो दूसरे स्टेप में दिस इज प्रोटोनेशन, पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है बाय वाटर। तीसरे स्टेप में H पॉजिटिव जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, उसे निकाला जा रहा है, ठीक है। यानी लास्ट स्टेप को हम कहेंगे डीप्रोटोनेशन। क्या कहेंगे? डीप्रोटोनेशन। यानी पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ यानी H आयन का जुड़ना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और तीसरे स्टेप में H आयन का हटना यानी डीप्रोटोनेशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है 3 स्टेप का, जिसमें वाटर को ऐड कराया गया एल्कीन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एल्कीन के साथ ही एक और रिएक्शन होगा, जिसमें एल्कीन के साथ हम जोड़ेंगे फिर से वाटर को, और यहां हम यूज कर रहे हैं डाइबोरेन। यहां BH3 होल ट्वाइस, जिसे हम B2H6 कहते हैं, BH3 होल ट्वाइस यानी B2H6। तो BH3 हम कैसे यूज करेंगे? यहां पे BH3 के अलावा हम H2O2 और OH नेगेटिव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में BH3 को यूज किया गया एल्कीन के साथ, और हमें जो यहां प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें आप देख सकते हो कि जो OH है आपको ये OH नेगेटिव कहां जुड़ता हुआ लग रहा है? वो लग रहा है आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, यानी उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है।
तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यहां पे ये जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है यानी वाटर जो जुड़ रहा है, अगर BH3 होल ट्वाइस यानी डाइबोरेन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए लग रहा है। तो यहां पे हमें ऐसा लगता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां पे एडिशन हो रहा है जिसमें OH का, तो किस कार्बन पे हो रहा है? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। वैसे जनरली कहां होता है? जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो यहां पे किस तरह से हो रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम समझेंगे कि किस तरह से क्या मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो BH3 होता है वो किस तरह से टूटता है। वो टूटता है BH2 और H में। अब यहां डिसाइड करना है किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां आप एक चीज समझिए कि बोरॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज्यादा होती है, यानी यहां पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। 3 हाइड्रोजन बोरॉन से जुड़े हुए हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है। तो यहां हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, जिसे आप एक्सेप्शन समझते हैं उसके पीछे बहुत जेन्युइन रीजन है। बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा है क्योंकि बोरॉन एक मेटलॉइड है। एक मेटलॉइड और एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज्यादा होती है, मेटलॉइड की कम होती है। तो बोरॉन और हाइड्रोजन किस तरह से टूटेंगे? BH2 प्लस H। तो इसमें H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। अब यहां पे हम समझेंगे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पे एल्कीन लिया, अब इन दोनों में से जो स्पीसी अटैक करेगी, हमेशा एक बात याद रखिए, एल्कीन पे पॉजिटिव स्पीसी अटैक करती, क्योंकि एल्कीन पे जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या बताता है? डबल बॉन्ड इज अ सिंबल कि वहां पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। डबल बॉन्ड का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन, डबल बॉन्ड का मतलब वहां बॉन्ड ज्यादा है यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो किस वाली स्पीसी, कौन सी वाली स्पीसी ज्यादा एक्टिव होगी? पॉजिटिव स्पीसी ज्यादा एक्टिव होगी। तो पॉजिटिव स्पीसी कहां अटैक करेगी? यहां इस कार्बन पे अटैक करेगी या इस कार्बन पे अटैक करेगी? देखिए जहां पे भी वो अटैक करेगी तो बिना इलेक्ट्रॉन के अटैक कर रही है। तो अगर हम उसे यहां पे अटैक कराते हैं, इधर यहां पे अटैक कराते हैं, तो बिना इलेक्ट्रॉन के आएगी, तो वो इस कार्बन से एक्सपेक्ट करेगी कि वो इलेक्ट्रॉन उसे दे। तो वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देगा? इन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड निकाल के इधर डोनेट कर देगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो जब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी हमारे को जो अगला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर BH2 यहां अटैक करता तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, उस केस में 1 डिग्री कार्ब कैटायन बनता, लेकिन इस केस में कौन सी डिग्री बनी? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, इसलिए BH2 इसी कार्बन पे अटैक करेगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, BH2 इसी कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एल्कीन पे तो वो बिना इलेक्ट्रॉन के अटैक करता है। वो चाहता है कि वो एल्कीन अपने डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़े और उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो जब वो बॉन्ड तोड़ता है तो जो दूसरा कार्बन जिसको लॉस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहां पे हम देख रहे हैं जब पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन पे तो वो 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता तो 1 डिग्री होता, यहां पे आता तो 1 डिग्री होता, और 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है। तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा।
अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या नेगेटिव स्पीसी अटैक करेगी। नेगेटिव स्पीसी मतलब नेगेटिव हाइड्रोजन, ये है। यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा एक स्टेप, यानी इसमें BH2 पॉजिटिव एक कार्बन पे जुड़ा और H नेगेटिव दूसरे कार्बन पे जुड़ा। यहां पे आप गौर कर सकते हैं कि नेगेटिव स्पीसी हमेशा उस कार्बन पे जुड़ती है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो 2 डिग्री होता है। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, सेम मैकेनिज्म। अब यहां पे ये इस कार्बन की चेन पे BH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्काइल बोरेन इसे कहेंगे। इस एल्काइल बोरेन में से जो BH2 है उसमें से H नेगेटिव फिर से अलग होगा, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है और B पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर से एल्कीन से जब रिएक्शन होगा तो नेगेटिव हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा और B इस कार्बन पे जुड़ेगा, यानी अब इस बोरेन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ चुके होंगे। ये दोनों एल्काइल ग्रुप इस बोरोन से जुड़ चुके होंगे, जिसपे सिर्फ अब एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा। फाइनली फिर से एक और एल्कीन आएगा, अब डाई एल्काइल बोरेन यहां पे बन चुका है, इस पे एक हाइड्रोजन रह गया बोरॉन पे, बोरॉन के साथ ये हाइड्रोजन नेगेटिव फिर से हटेगा और ये नेगेटिव और ये बोरॉन पॉजिटिव। तो बताया मैंने जैसे आपको, नेगेटिव स्पीसी फिर से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, नेगेटिव स्पीसी कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करेगी और पॉजिटिव स्पीसी इस पे अटैक करेगी। तो फाइनली 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ चुके होंगे बोरॉन के साथ, ट्राई एल्काइल बोरेन बन चुका होगा। अब यहां पे चीज बहुत समझने वाली है, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेने वाला हूं, तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब हमारा रिएक्शन कहां जाएगा, तो अगला पेज लेते हैं। अभी हम बना चुके हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां पे फिर से एक बात समझने वाली है कि मैंने आपको बताया कि एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नॉन मेटल की। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नॉन मेटल पे, और बोरॉन जो कि मेटलॉइड है उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी अगर ये टूटेगा दो हिस्सों में, यानी CH3 CH2 CH2 और दूसरा हिस्सा है बोरॉन, तो इस कार्बन पे श्योरली नेगेटिव चार्ज आएगा और बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है और बोरॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड में मेटालिक कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, 3 एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे समझने वाला, कि अगर हम यहाँ पे इधर एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ना चाहते हैं इस पे, तो हमें OH जोड़ना पड़ेगा। अब OH जो होता है सबको पता है, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, उस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। सबको पता है कि OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसी है। ये हाइड्रोक्साइड आयन यहां तो अटैक कर सकता है लेकिन यहां अटैक नहीं कर सकता। तो ये चीज समझने वाली है
कि अगर हमें यहां से अल्कोहल बनाना है तो हमें OH नेगेटिव काम नहीं आएगा, इसके लिए हमें पॉजिटिव OH की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे कि भाई पॉजिटिव OH, तो पॉजिटिव OH क्या करेगा, वो इस पे जुड़ जाएगा और नेगेटिव OH इस पे जुड़ जाएगा। अब ये तो बिल्कुल अजीब बात हो गई, OH नेगेटिव तो सुना था, अब ये OH पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे। तो यहां पे OH पॉजिटिव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो दो ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड पेयर होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है, बिल्कुल मिड पे होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे आयन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल मतलब होता है कि कोई एक आयन हम लेके आए एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रीजन में, इस आयन ने, ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको रिपेल करके किस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट कर देगा। जब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक एन आयन जो कि इसके इन्फ्लुएंस में आया, उस केस में जो शेयर्ड पेयर है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और जब ये ब्रेक होगा तो यानी इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोक्साइड आयन मिक्स करते हैं, जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर पोलर नेचर क्रिएट कर देता है। पोलर नेचर क्रिएट होते ही वो जब ब्रेक होता है तो वो दो डिफरेंट OH आयंस बनाता है, एक OH आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एक OH आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां ये तो हमें पता ही है कि हमें एल्काइल ग्रुप पे अगर OH चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और यानी इलेक्ट्रोफिलिक, और जो हमें बोरॉन पे OH चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफिलिक। तो ये इस तरह से हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहां पे हम OH नेगेटिव के साथ H2O2 का यूज करते हैं, H2O2 ब्रेक हो जाता है OH नेगेटिव और OH पॉजिटिव में, और वो दोनों के दोनों OH पॉजिटिव इसके लिए, नेगेटिव इसके लिए यूज हो जाते हैं, और हमें प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट होता है बोरिक एसिड, BOH होल थ्राइस। तो ये फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि हमने 2 पेज में करा है। पहले पेज में तो एल्कीन पे अटैक करके बोरेन का उसे एनायन, कार्ब एनायन और बोरॉन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक को समझने की कोशिश करिएगा। इस ट्रैक में अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बता रहा है कि अगर हम इन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, और इन कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे तो ये पीछे आते जाएंगे, यानी ये रिडक्शन वाला ट्रैक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है और अल्कोहल सबसे कम ऑक्सीडाइज्ड है, यानी सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड स्टेट में। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कम रिड्यूस्ड स्टेट में और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा, अल्कोहल की तरफ, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। तो ये ट्रैक है। तो यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इनको एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब अल्कोहल बना रहे हैं, यानी इन रिएजेंट्स को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल दें या ईस्टर में डाल दें या एल्डिहाइड में डाल दें तो इन कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल तक ले जाएंगे। यानी रिडक्शन के लिए बहुत सिंपल है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करिए, तो आप कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना, जैसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। तो यहां बहुत सिंपल वे में आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि अगर हमें
कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे अल्कोहल के पास 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए हमें यूज करना होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में दूरी ज्यादा है। अगर हमें ईस्टर को रिड्यूस करना है अल्कोहल में तो हम थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा दूरी पर है तो यहां से इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4, ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। हालांकि ये रिड्यूसिंग एजेंट ईस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है और एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन ईस्टर और एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट का ही इस्तेमाल करें। यहां से अगर जैसे ईस्टर से जाना है तो हम यहां पे हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम या प्लैटिनम, तो इसके साथ हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। लास्टली एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो हम ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये जस्ट आप कह सकते हो बगल में है, बहुत आराम से रिड्यूस हो जाएगा, तो बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि NaBH4, ठीक है, NaBH4 इससे भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है जो अलग अलग पोजीशंस पे यूज हो रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4, और इसमें LiAlH4 तो यूज हो ही सकता है, साथ में हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इसमें तीनों से रिड्यूस कर सकते हैं। बट क्योंकि हम बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चल जाएगा, तो NaBH4 से भी काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑर्डर है, NaBH4 सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इस काम के लिए, तो और उसके बाद हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिया है तो LiAl, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है, एक फ्लो चार्ट सा, कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो LiAlH4 यूज होगा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ईस्टर के लिए हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी साथ में, LiAlH4 तो यूज होगा ही होगा, ये भी यूज हो जाएगा। और कीटोन को रिड्यूस करना है या एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है अल्कोहल तक, तो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, और NaBH4 सिर्फ इसी केस में यूज होगा, इन दोनों के केस में यूज नहीं होगा। एक बात और समझने वाली है कि एल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है अल्कोहल में तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन जब रिड्यूस होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रिएक्शंस हैं इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे हम। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं LiAlH4, ये डाला हमने, तो सीधे सीधे बात है कि कार्बन का नंबर उतना ही रहेगा और रिड्यूस होके कार्बन की चेन में कार्बन की संख्या उतनी रहेगी। जैसे R और C है तो यहां पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह अल्कोहलिक ग्रुप रह जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन एटम की जगह 2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इथेनॉइक एसिड को रिड्यूस करता हूं, दिस इज इथेनॉइक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ये यूज किया, और इस चेन में 2 कार्बन है तो जो अल्कोहल बनेगा उसमें भी 2 ही कार्बन होंगे। तो इस वे में आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। दूसरा, ईस्टर को कैसे रिड्यूस करेंगे? हमने एक ईस्टर लिया, यहां पे आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इस केस में जब हम ईस्टर को रिड्यूस करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। एक पार्ट तो ये है जो अल्कोहल बनाएगा और दूसरा पार्ट ये है अल्कोहल बनाएगा, यानी हमें 2 अल्कोहल मिलेंगे। एक अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे।
और दूसरे अल्कोहल में हमारे पास एक कार्बन होगा। हमें दो अल्कोहल मिलते हैं जो कि इस कंपाउंड के दो हिस्सों से बनते हैं। पहले हिस्से में कार्बोनिल ग्रुप और ये पीछे की चेन आ जाएगी कार्बन की, और दूसरे हिस्से में ये अल्काइल ग्रुप ये का अल्कोहल बनाएगा। तो ये दो अलग अलग तरीके के अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड से कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया, ये एल्डिहाइड। अब यहां पे आप LiNH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे भी जो अल्कोहल बनेगा, एक बात गौर करने वाली है, यहां जो अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहां पे कार्बन की संख्या उतनी ही रहेगी प्रोडक्ट में भी, वन डिग्री अल्कोहल। अब हम बनाएंगे कीटोन से, सेम मेथड है। यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या इस बार आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज करें। जो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप वाला है उस पे ही अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ेगा। इसको समझने का तरीका यह है कि आप जब रिडक्शन कर रहे हैं तो आप दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक इस ऑक्सीजन पे। तो आपको यहां पे जो अल्कोहल मिला वो 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। यानी कीटोन हमें देगा 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। यहां पे भी क्या किया है हमने, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा है और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा है, तभी हमें अल्कोहल मिला है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब आप रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से समझने की कोशिश करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप को, अब यहां पे ये हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं CO के पीछे तो वो कीटोन है, एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एल्डिहाइड है। तो यहां पीछे कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो अभी हम पीछे कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करेगा, R Mg X यानी हेलोजन, आप सीधे ब्रोमीन ले सकते हैं। ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। अब हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। यहां पे कार्बोनिल ग्रुप एक ही तरीके से रिएक्शन करते हैं, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पे। नेगेटिव चीज, नेगेटिव स्पीसी पॉजिटिव स्पीसी पे अटैक करती है। तो यहां पे क्योंकि नेगेटिव स्पीसी पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रही है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ लेके आ रही है। तो यहां पे जब ये बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन का एक्सिस में जब बॉन्ड बन रहा है, पांचवा बॉन्ड बन रहा है, तो ये पिछला एक बॉन्ड तोड़ेगी और ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में। यहां पे जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इस कार्बन पे ये R जुड़ चुका है, ऑक्सीजन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया है, अब MgBr क्योंकि पॉजिटिव है ये इससे जुड़ जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब इसका हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, अच्छा व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का रियल मीनिंग है पानी का टूट के जुड़ना। पानी जब H2O दो स्पीसीज में टूट जाता है, किस किस में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये हम कैसे तोड़ सकते हैं, पानी में हम एसिड डाल दें तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटता है। पॉजिटिव पार्ट O पे जाके जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट Mg पे जाके जुड़ जाएगा, और हमारे को जो कंपाउंड मिलेंगे दो, वो होंगे, एक तो इससे R जुड़ी चुका है, ये बन गया अल्कोहल, और दूसरी चीज है
Br जुड़ा ही हुआ है और OH जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप था उस ग्रुप पे एडिशनल एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया, यानी जितने एल्काइल ग्रुप पहले जुड़े हुए हैं या कुछ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन बाद में जरूर एक एडिशन हुआ है, तो प्रोडक्ट इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। कार्बोनिल ग्रुप अगर अगर हमारा एल्डिहाइड है, मान लीजिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी पीछे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड यानी मीथेनॉल है जिसमें एक ही कार्बन है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे दो H जुड़े हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये है RCH2OH, यानी ये प्रोडक्ट क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से जिससे OH जुड़ा है उससे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये बात नोट करने वाली है कि methanol यानी formaldehyde on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis, this is hydrolysis going on, this is hydrolysis, तो ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। लेकिन अब हम बदलेंगे सिचुएशन को, हम क्या करते हैं कि इसको किसी और एल्डिहाइड में बदल देते हैं, यानी मीथेनॉल के अलावा या तो इथेनॉल कर देते हैं या प्रोपेनॉल भी आप कर दो, तो प्रोडक्ट में यहां पे आपको क्या मिलेगा, अब इस कार्बन जिस पे OH जुड़ा है उस पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, यानी मीथेनॉल हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा, कोई भी एल्डिहाइड, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे के सारे एल्डिहाइड हमें 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। अब थर्ड केस में आते हैं, अगर हमने यहां पे कीटोन लिया तो हमें यहां पे तीन तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए मिलेंगे, यानी ये बात गौर करने वाली है कि कीटोन कभी भी इस रिएक्शन में 1 और 2 डिग्री नहीं देगा बल्कि 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो हमारे को तीन केस मिल गए, तीन पॉइंट्स मिल गए, मीथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल देगा, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देगा इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं कि मीथेनॉल इस रिएक्शन के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है, ये देखिए इथेनॉल है या इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो, ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अब आते हैं कीटोन, कीटोन हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यहां पे हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट NaOH से। डाइल्यूट NaOH से कराने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ये भी हमें कब मिलता है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं। बेंजीन पर हालांकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की क्लाउड मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है इजीली, तो हमें एडवर्स कंडीशन देनी पड़ती है। ये देखिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमने दे रखा है, तब जाके ऑक्सीजन अटैक करता है सोडियम को लेके और क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो हमें मिलता है, इसको हमें अगर फिनॉल में करना है कन्वर्ट, तो सिंपल हम एसिड डाल देंगे। जब भी हम इस तरह से कोई सोडियम का सॉल्ट होता है वहां पे हम एसिड का यूज करते हैं, तो H आयन सोडियम को रिप्लेस कर देता है और फिनॉल में बदल देता है। तो यहां पे आप ये चीज नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ओलियम से। ओलियम क्या होता है, इट इज डिहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी दो सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने वाटर को अलग कर लिया। कैसे समझेंगे इसे, जैसे मान लीजिए ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है और हमने एक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब इन दोनों सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने वाटर को हटा दिया, यानी बीच में क्या रह गया, बस ऑक्सीजन। ये हो गया H2 S2O7 ओलियम। ठीक है, यहां पे हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा
तो शेयर्ड पेयर किसकी तरफ चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाने का मकसद है, ये सल्फोनिक ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जो कि अब आसानी से बेंजीन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि बेंजीन पे कौन सा अटैक पॉसिबल नहीं है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कोई भी नेगेटिव स्पीसी बेंजीन पे इजीली अटैक नहीं कर सकती। ये हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। तो हमेशा जब भी हमें बेंजीन पे किसी स्पीसी को अटैक कराना होता है, तो हमें उसे पॉजिटिव स्पीसी में यानी इलेक्ट्रोफाइल में बदलना होता है। तो अब ये सल्फोनिक ग्रुप SO3H आसानी से बेंजीन पर अटैक करेगा और हमारे को यहां पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। ये देखिए, सल्फोनिक एसिड में जब हमने, क्योंकि ये एसिड है, इसको हमने एक बेस से रिएक्ट कराया NaOH, तो बेस और एसिड मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट। यानी बेस का OH और एसिड का H वाटर बन के अलग हो जाएगा, सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हमें सोडियम बेंजीन फेनेट मिल जाएगा। यहाँ पे इसको हम फर्दर रिएक्शन को आप हीट देंगे तो यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप अलग हो जाएगा और आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। जो हमने पिछली बार किया था सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ यानी H पॉजिटिव के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम को रिप्लेस करके फिनॉल बना लेगा। तो ये पूरा रिएक्शन है जिसे आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? जब भी एल्काइल ग्रुप या बेंजीन पे, जब भी एल्काइल ग्रुप या बेंजीन पे N2 पॉजिटिव जुड़ा हो या बेंजीन पे ठीक है, N2 पॉजिटिव जुड़ा हो, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। इस पे कोई भी नेगेटिव आयन, यानी यहां पे भी कोई भी नेगेटिव, तो ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, ये है एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये N2Cl ग्रुप ये इस तरह से होता है। इसको आप डेप्थ में पढ़ेंगे अमीन्स वाले चैप्टर में, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पे ये डाइजोनियम ग्रुप N2 पॉजिटिव, ये डाइजोनियम आयन है, इसके साथ ये Cl नेगेटिव आयन जुड़ गया है, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड है। डाइजोनियम क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में और हमें क्या मिल रहा है? फिनॉल। एक बात आप ये समझिए कि डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट तो बिल्कुल अनस्टेबल होता है और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। तो थोड़ा सा हमने गर्म पानी लिया, वार्म वाटर लेंगे यहाँ पे और साथ में डाइल्यूट एसिड डाला, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर जाता है और हमें फिनॉल मिलता है। यानी डाइजोनियम सॉल्ट इजिली फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है हाई टेम्परेचर पे और वाटर के द्वारा डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है हमें एनिलीन से, तो इस मेथड को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट कैसे मिलता है, ये हमें अमीन वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहां आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखिए कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें फिनॉल मिल जाता है। ये क्यूमीन है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? प्रोपाइल ग्रुप क्या होगा कि सपोज जैसे मान लीजिए कार्बन की चेन है 3 कार्बन की और यहां पे कुछ जुड़ा है, तो ये प्रोपाइल है, ये नॉर्मल प्रोपाइल है। लेकिन यहां ना जुड़े होने की वजह बजाय यहां जुड़ा होता है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां बेंजीन पे जुड़ा है। ठीक है, इसे हम क्यूमीन कहते हैं। इसका जब इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं हाई प्रेशर में, तो ऑक्सीजन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में पर ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू आ जाती है। यहां पे ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसे हम कहेंगे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां पे हमें एसीटोन मिलता है, यानी कि ये एसीटोन सेपरेट हो जाएगा और ये OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ जाएगा जो कि फिनॉल बना देगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे यहां पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझना? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये रेगुलरली हर चैप्टर में हर टॉपिक पे हम समझते आ रहे हैं।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है, ये आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आइसोमेरिक अल्कोहल्स, जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। अगर किसी आइसोमेरिक अल्कोहल में चेन में से कार्बन हटा के आप ब्रांच बना देते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन चेन को छोटा कर देते हैं, ब्रांचेस को बढ़ा देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं आपके पास ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मतलब C4H9OH, ये सारे के सारे ब्यूटेनॉल्स हैं, सबका फॉर्मूला सेम है। ये है नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये चारों के चारों में फर्क क्या है कि पहले वाले में सिंगल चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, दूसरे वाले में चेन में से एक कार्बन ब्रांच बन गया, फिर आगे धीरे धीरे यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गई, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसका क्या कारण है ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास ये है, ये पूरी एक सिंगल चेन है अल्कोहल की, ये मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, नेबरिंग अल्कोहल भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ये रहा, एक सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर यही अल्कोहल की चेन में से कार्बन हटके ब्रांच बन गए तो इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल होने की वजह से नेबरिंग मॉलिक्यूल को ये कम सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेगा, यानी यहां पे जो एक दूसरे को सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जोड़ रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो चेन में कार्बन थे वो ब्रांच में बदल गए, तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। अब जब सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है तो आप दो सरफेसेस को, ज्यादा सरफेस वाले सब्सटेंसेस को इजीली अलग नहीं कर सकते। तो यहां कांटेक्ट ज्यादा हो रहा है तो इनको अलग करना मुश्किल है और इनको अलग करना आसान है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ये जो कंसेप्ट है ये हाइड्रोकार्बन्स में भी था, ये हेलोएल्केन हेलोएरिन्स में था, ये सबके लिए कॉमन है कि अमंग आइसोमेरिक कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होते हैं, ईथर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। पानी में कोई भी चीज सॉल्युबल हो तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में इजीली है, उसकी अच्छी सॉल्युबिलिटी है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो वो पानी में नहीं सॉल्युबल होगा या बहुत कम सॉल्युबल होगा। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अल्कोहल का एसिडिक नेचर यहां आप समझने की कोशिश करते हैं। भाई कोई भी मेटल अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर सोडियम जुड़ा है H आयन आएगा तो वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन यहाँ सोडियम H आयन को रिप्लेस कर देता है। ये शो करता है इसका एसिडिक नेचर, यानी सोडियम को अगर हम अल्कोहल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सोडियम हाइड्रोजन की जगह लेके सोडियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, यही फिनॉल में होगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है, यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। सोडियम मेटल, कोई भी रिएक्टिव मेटल होगा वो अल्कोहल या फिनॉल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह ले लेगा, जैसे सोडियम ने ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल का एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं, चेक करना है एसिडिक है कि नहीं है अल्कोहल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया और चेक कर रहे हैं हम कि क्या अल्कोहल एसिडिक है। तो बेस के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो वाटर तो अलग हो जाएगा, जो कि अलग हो गया, और हमें क्या मिलता है? सॉल्ट।
सोडियम एल्कोक्साइड। यही हमें फिनॉल के साथ मिलता है, वाटर अलग हो जाता है और हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिलता है। तो ये प्रूव करता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक चीज आप जरूर समझिए कि एक मैंने पहले एक एब्रीविएशन बताई थी, याद करने का तरीका बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो विड्रॉइंग की जगह डोनेटिंग हो गया, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एल्कोहलिक ग्रुप है, इस पे अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो यहां इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरे अल्कोहल जहां पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उससे अगर हमें कंपेयर करनी है तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। और आगे बढ़े, हमने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यानी टर्शियरी अल्कोहल सबसे वीकली एसिडिक होगा और सबसे स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल वीक हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शियरी सबसे वीक हो गया। और अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में बेंजीन जो है एरोमेटिक है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है नेचर में, तो वो क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो बेंजीन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो इनमें अगर देखा जाए तो ये सबसे एसिडिक है और फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है और सबसे कम ये है। डिग्री के बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। दिस इज द डायरेक्शन इन विच एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग, यहां कम हो रही है और यहां इंक्रीज कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों, कैसे अल्कोहल की, किससे अगर हम कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि भाई अल्कोहल पे अगर हम दोनों को देखें, वाटर और अल्कोहल को, तो वाटर ये रहा HOH और अल्कोहल ये रहा। क्योंकि अल्कोहल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया, तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। हालांकि एक ताज्जुब वाली बात है कई लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता है कि वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये नोट करने वाली बात है। रीजन एक तो ये हो गया कि अल्कोहल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात दूसरे कंसेप्ट से हम कैसे समझेंगे, एक तो कंसेप्ट ये हो गया। तो यहां पे हमने ये चीज नोट करने वाली है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अल्कोहल लेस एसिडिक है। अब उसके पीछे कंसेप्चुअल रीजन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहल का, अगर अल्कोहल एक एसिड की तरह रिएक्ट करता है, अगर करता है तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा और H आयन अलग कर देगा। अब जो एल्कोक्साइड आयन है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर का H आयन ले लेगा और वाटर को OH नेगेटिव में बदल देगा। अब इस केस में जब आपस में लड़ाई हो रही है तो H आयन रिलीज कौन कर रहा है, वाटर, और ले कौन रहा है, एल्कोक्साइड आयन। यहां इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है और ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। तो यहां
इससे भी प्रूव हो रहा है कि एल्कोक्साइड आयन और वाटर जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो वाटर अपना H आयन दे के ये शो करता है कि हाँ मैं एसिड हूं, और एल्कोक्साइड आयन लेके ये शो करता है कि मैं एक बेस हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस हूं। तो अगर आपस के कंपैरिजन में लिखूं तो यहां पे मैं इसे क्या कहूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको क्या कहूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे मैंने लिखा। अब क्योंकि एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वीक। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक, और बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड। तो अगर हम जो इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट होता है वो वीक एसिड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक और बेस का कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट मतलब कि अगर एल्कोक्साइड आयन H ले लेता है तो अपने कॉन्जुगेट एसिड में बदल जाएगा, और एसिड अगर H दे देता है तो अपने कॉन्जुगेट बेस में बदल जाएगा। यानी कॉन्जुगेट में डिफरेंस H आयन का होता है, H आयन लेने या देने के बाद आप अपने कॉन्जुगेट में बदल जाते हैं। तो कॉन्जुगेट का जो नेचर होता है वो अपने नेचर से अपोजिट होता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो एल्कोक्साइड आयन को हम यहां प्रूव कर चुके हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे ये प्रूव होता है कि इसका जो कॉन्जुगेट है अल्कोहल वो एक वीक एसिड है। और क्योंकि वाटर इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां वो वाटर क्या बन गया, वीक बेस। ठीक है, तो यहां पे आपकी ये चीज समझने वाली है कि एल्कोक्साइड आयन ने वाटर से H आयन ले लिया तो ये शो कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोक्साइड आयन तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो वीक एसिड होगा, तो अल्कोहल एक वीक एसिड होता है। दूसरी तरफ ये है कि अगर हम यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन अल्कोहल से कभी H आयन ले नहीं पाता है। चलिए ये चीज तो आप समझ गए, इसको आगे पढ़ने की कोशिश कर। ये समझ लिया कि अल्कोहल एक वीक एसिड है वाटर से, इस इन रिएक्शंस के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका क्या कारण है, फिनॉल आराम से अपना H आयन रिलीज कर सकता है। फिनॉल H आयन क्यों रिलीज कर सकता है कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल का, और ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब जैसे कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे एक डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, अब यहां पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर जा सकता है। तो यहां पे एल्कोक्साइड आयन यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है इस मिथाइल ग्रुप के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मिथाइल ग्रुप से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप एल्कोक्साइड ग्रुप हो जाता है, मिथॉक्साइड ग्रुप हो जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस के जरिए अपना इलेक्ट्रॉन अंदर देता है। मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डोनेट करता है, और ये डोनेट करता है रेजोनेंस की वजह से, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो रेजोनेंस अगर डिक्रीज कर रही है एसिडिक स्ट्रेंथ को तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा इफेक्टिव है मिथाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कम कर देगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। और यहां पे आप देख सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो यहां फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर इसके पास डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब और पावरफुल डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गई।
तो ये आप नोट कर लीजिए कि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, और मिथाइल ग्रुप जब डोनेट कर रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कर रहा है। इफेक्टिव किसका ज्यादा है? रेजोनेंस का ज्यादा। तो यहां डोनेशन ज्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो गई। तो ये ऑर्डर है। अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमने देखा था फिनॉल से कम एसिडिक थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, ये CHO है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ा है, और ये नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको CHO ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ऑर्डर पता होना चाहिए। इसके लिए जीओसी में आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, कौन सा कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो ये आप नोट कर लीजिए, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये आप जीओसी में पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम स्टीरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराने जा रहे हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एसिड डाला जाता है, एसिड का वर्क होता है इन दोनों के बीच में से वाटर को अलग करना। वाटर को अलग किया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH और अल्कोहल में से H पार्ट अलग होता है। यहां ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस पे। डिहाइड्रेशन ऑफ दिस मिक्सचर यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है। RCO यानी इसमें से एसाइल पार्ट निकलता है और एल्कोक्साइड पार्ट पे जुड़ जाता है और हमें मिलता है एस्टर, वाटर अलग हो जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट पे एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप भी कह सकते हैं CH3CO को। तो एसाइलेशन होगा। स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में जो भी एसाइलेटिंग एजेंट्स हैं यानी जिनके पास RCO ग्रुप है, RCO ग्रुप जो दे सकते हैं अल्कोहल को, वो अल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट के साथ मिलके क्या बना देंगे? एस्टर। तो इस अगला एसाइलेटिंग एजेंट कौन सा है? यहां पे हमने इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम लिया है ताकि हम वाटर को निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं, ये भी स्टीरिफिकेशन रिएक्शन है। यहां पे अल्कोहल के साथ जो एसाइलेटिंग एजेंट है, ये रहा अल्कोहल, और जो एसाइलेटिंग एजेंट है वो है एसिड एनहाइड्राइड। इसमें ये रहा एसाइल पार्ट। एसाइल पार्ट एल्कोक्साइड पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा और आपको ईस्टर मिल जाएगा। दिस इज ईस्टर, RCOOR, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी अल्कोहल में से H और एनहाइड्राइड का ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखेंगे कि अल्कोहल किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसके पास एसाइल ग्रुप है, यानी जो एसाइलेटिंग एजेंट है। एसाइल ग्रुप अपना अल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट को देके वो ईस्टर बनाता है। यहां पे भी यू कैन से H आयन की जरूरत पड़ेगी, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे फिर से स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में हमने अल्कोहल लिया और जो एसाइलेटिंग एजेंट है वो है, ये एसाइलेटिंग एजेंट है, ये एसाइल ग्रुप है, वो है एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड भी कहेंगे इसे, एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि एल्कोक्साइड पार्ट एसाइल पार्ट के साथ जुड़ के फिर से एस्टर बना रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है HCl वो अलग बन रहा है। यहां पे जो प्रोडक्ट है वो एसिड है,
और अगर हमने एसिड लिया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में एसिड है और एसिड हम डाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को जब हम बढ़ा देते हैं, यानी एसिड डालेंगे और यहां प्रोडक्ट भी एसिड है, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसलिए एसिड ना डाल के हम हमेशा इस रिएक्शन में बेस डालते हैं, क्योंकि हमारा यहां पे जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेस डालने से क्या होगा, जो एसिड बनता जाएगा वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। तो यहां बेस डालने का कारण यह है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी बेस इज टेकिंग दिस रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये 3 एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन है, जिसमें जब प्रोडक्ट HCl है तो वहां मीडियम एसिडिक की जगह बेसिक हो गया, ध्यान रखिए। बाकी दोनों केस में एसिडिक मीडियम था। तो ये ईस्टर इस तरह से बनता है। अब आगे हम बढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन की एक एप्लीकेशन पे। मतलब एस्टरिफिकेशन यूज करके हम एक मेडिसिन यानी एस्पिरिन बना सकते हैं। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक है, यानी वो फीवर को भी लो करती है और दर्द को भी कम करती है। तो इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर लोअरिंग मेडिसिन और एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। तो यह एस्पिरिन को हम यूज करते हैं। एस्पिरिन हम कैसे बना सकते हैं, एस्टरिफिकेशन वाले मेथड से। इसके लिए हम एसाइलेटिंग एजेंट यूज करेंगे। ये एसाइल ग्रुप हमें मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड से। ये एसिड एनहाइड्राइड है, CH3 CO CO CH3, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। इसमें से एसाइल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये वाला O इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी अल्कोहल में से H अलग होगा और एसाइलेटिंग एजेंट में से रिमेनिंग पार्ट ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और जो एसाइल ग्रुप है वो इस O के साथ जुड़ के यहां पे हमें एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं, दिस इज एस्पिरिन। तो ये एस्पिरिन बन जाती है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, ये आप नोट कर लीजिए। इट इज एंटीपायरेटिक यानी फीवर लोअरिंग एंड एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस हैं जो हमने हेलोएल्केन हेलोएरिन्स में भी पढ़े हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हैं। अल्कोहल को अगर हम एसिड से, हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां से हम 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ये रिएक्शंस हमने हेलोएल्केन हेलोएरिन्स में पढ़े हुए हैं। यहां पे क्या होता है कि Cl नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये Cl नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, वो OH को रिप्लेस कर देता है जो कि नेगेटिव आयन है, और ये HCl बन जाता है। तो अल्कोहल से हैलोजन एसिड रिएक्ट करेगा तो हेलोएल्केन मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल है तो इस तरह से रिएक्शन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे क्लोरीन है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा। सिंपल रिएक्शन है। 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि OH यहाँ पे इजीली ग्रुप को लीव कर सकता है, क्योंकि यहां जो कार्ब कैटायन बनेगा OH को हटाने के बाद वो टर्शरी होगा, तो इजीली OH ग्रुप अलग हो जाता है और क्लोरीन उसकी जगह आराम से ले लेता है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाने में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। इन रिएक्शंस को हेलोएल्केन हेलोएरिन्स वाले चैप्टर में बहुत ढंग से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हेलोजिनेशन हो रहा है अल्कोहल का, हेलोजन जोड़ रही है और OH ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हेलोजन यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, एक नेगेटिव स्पीसी है, तो हटने वाली स्पीसी भी नेगेटिव होगी। ठीक है ना, सिंपल है ये। अच्छा, यहां पे जो हेलोजिनेशन है ये 3 डिग्री अल्कोहल में बहुत इजीली हो जाता है। ये भी एक बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, ईज ऑफ हेलोजिनेशन, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज स्टेबल। 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। यहां पे एक चीज फिर से मैं दोहरा रहा हूं जो बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं, जब भी किसी रिएक्शन में
इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, किसी रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट जब स्टेबल होता है तो उतना ज्यादा वो रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, तो अल्कोहल जब हेलोजिनेट करेगा तो एल्काइल हैलाइड बनाएगा। मान लीजिए क्लोरीनेशन हो रहा है तो यहां पे बीच में वो कार्ब कैटायन की फॉर्म में आएगा, यानी OH नेगेटिव अलग होगा और Cl नेगेटिव जुड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा है कि OH नेगेटिव अलग हो रहा है और Cl नेगेटिव जुड़ रहा है, तो बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में आएगा। इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या आएगा? कार्ब कैटायन। तो अगर ये स्टेबल होगा, अगर ये स्टेबल होगा तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा, यानी उतना ज्यादा ये फॉलो करेगा उस रिएक्शन को, क्योंकि 3 डिग्री सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन होता है। तो 3 डिग्री क्योंकि सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो 3 डिग्री अल्कोहल यहां पे सबसे रिएक्टिव माना जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे लेस स्टेबल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो 1 डिग्री अल्कोहल की हेलोजिनेशन के टाइम पे रिएक्टिविटी बहुत वीक होगी, बहुत लो होगी। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स फॉर हेलोजिनेशन, तो 3, 2, 1। कारण क्या है? 3 डिग्री, why 3 degree alcohol is most reactive? Because the carb cation formed due to 3 degree by 3 degree alcohol, यानी 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो जितना स्टेबल इसका इंटरमीडिएट होगा उतना रिएक्टिव उनका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा। ये बात नोट करने वाली है, ये बात नोट करने वाली है। अब रीजन यहां लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए रीजन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फास्फोरस हैलाइड के थ्रू हेलोजिनेशन, ये भी रिएक्शन हमने हेलोएल्केन हेलोइंस में पढ़ी हुई है। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा हेलोजन और OH को रिप्लेस करके एल्काइल हैलाइड बना देगा, मतलब फास्फोरस के साथ ये OH ग्रुप और Cl R के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी हेलोजिनेशन होगा, सिंपल रिएक्शन है, हेलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा OH ग्रुप को। ये भी रिएक्शन हेलोएल्केन हेलोइंस में पढ़ी हुई है। यहां पे भी SOCl2 के थ्रू हेलोजन OH ग्रुप को हटाएगा और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन ट्रैक हमने पढ़ा हुआ है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे और फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये ऑक्सीडेशन वाला ट्रैक है जो हमने शुरू में पढ़ा है। रिडक्शन वाला पढ़ा था, अल्कोहल बनाते टाइम ये पढ़ा था कि इनको रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा, तो वहीं ये भी चीज समझ में आ गई थी कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये चीजें बनेंगी। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे जैसे PCC क्रोमिक ऑक्साइड, तो अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में बदलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। अब कैसे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, क्योंकि हमने देखा अल्कोहल को के जस्ट बाद जो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, यानी अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है एल्डिहाइड और कीटोन, और उनसे भी ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जस्ट नेबर में अल्कोहल के है एल्डिहाइड और कीटोन, तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी PCC पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट या क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हल्का सा ऑक्सीडाइज करेंगे। हल्का सा ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं? ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे यहां से और यहां से। जब हाइड्रोजन रिमूव होगी तो देखें क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो यहां ये समझ में आ गया कि 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल हमें यहां पे क्या देगा, एल्डिहाइड यानी इथेनॉल यहां मिल गया। वहीं अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल हमने लिया और सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिए, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां से H गया और यहां से H गया और हमें क्या मिला, कीटोन। तो ये बात नोट करने वाली है, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो
1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है। और याद रखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ही इस्तेमाल करना है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 या K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्कोहल को सीधा किधर ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे उस केस में। तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया, कार्बन का नंबर सेम रहेगा चाहे ऑक्सीडेशन करो चाहे रिडक्शन करो। यहां पे हमने लिया अल्कोहल और हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ये डाला, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में बदल रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहा है अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। अब आते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन। बिल्कुल ऑक्सीडेशन वाला ही मेथड है, मतलब ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है वही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो यहाँ पे लेकिन मेथड ये है कि यहाँ पे हम लिटरली हाइड्रोजन को ही हटा रहे हैं। तो ये है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कैटलिस्ट की हेल्प से हम हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, यानी एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को अलग करते हैं, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन गया, हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल में हम जब डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे यानी हाइड्रोजन हटाएंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब हटाना, किसको, हाइड्रोजन को। तो उससे हमें वही प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमें ऑक्सीडेशन में मिलते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या मिलता था, एल्डिहाइड। ऐसे ही 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन में भी एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन करने का क्या मेथड है, हम कॉपर को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे और हाई टेम्परेचर यानी 573 केल्विन यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेम डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इस वक्त सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सेकेंडरी अल्कोहल में जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, हमें क्या मिलेगा, कीटोन, जैसे हमें ऑक्सीडेशन में मिलता है। फिर से हम वही कैटलिस्ट यूज करेंगे हाई टेम्परेचर पे। यहां हम टर्शियरी अल्कोहल का यूज करने जा रहे हैं। टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन जब हम करेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन ना होके डिहाइड्रेशन होगा। यानी उस वक्त जब हम टर्शियरी अल्कोहल का हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां से तो सपोज हाइड्रोजन हट गया, लेकिन यहां से हटाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रेशन में बदल जाता है। यानी टर्शियरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन ना अलग होके वाटर का मॉलिक्यूल अलग होता है। तो OH यहां से अलग होगा और H यहां से अलग होगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट हमारा। यानी टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम वही कंडीशंस देंगे यानी कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर, तो डिहाइड्रोजिनेशन बदल जाएगा डिहाइड्रेशन में, यानी वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यहाँ H2O अलग हो गया और हमें एल्कीन मिल गया। तो नोट कर सकते हैं पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का। अब है कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में क्या है, कोलबेज रिएक्शन में हम सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल लिया हमने, फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड क्या है, फिनॉलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जुड़े हैं बेंजीन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी बगल वाली सेकंड नंबर पोजीशन पे जुड़े हैं, तो उसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता कैसे है, ये हमने NaOH का इस्तेमाल किया। NaOH का जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फिनॉल पे, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, हमें यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड मिल रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड मिल रहा है।
दूसरा, फिर हम CO2 का अटैक कर रहे हैं। CO2 यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहा है। CO2 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहा है। CO2 जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता है तो ऑर्थो पोजीशन पे कर रहा है। ठीक है, हमें सोडियम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे मिलता है, जिससे सोडियम को हम H आयन से रिप्लेस कर देते हैं, यानी हमें यहां पे सोडियम मिलता है। और सोडियम को यहां पे भी सोडियम होता है, तो ये H आयन जो है हमारे इस सोडियम को यहां से रिप्लेस कर देता है और हमें सैलिसाइलिक एसिड यानी कि ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, यहां पे CO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है जो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है। CO2 यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है जो कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, तो CO2 है यहां पे इलेक्ट्रोफाइल। तो कोलबेज रिएक्शन में हमें सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। अगला है हमारा रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग लेंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH। अब यहां पे भी हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्लोरोफॉर्म और NaOH बेस यहां क्या करता है, ये जो बेस है NaOH, ये एसिड को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी यहां से HCl पार्ट ले लेगा और हमारे को मिलेगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये क्लोरीन के साथ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिला के कार्बन के पास इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी और बेंजीन पे अटैक करने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए, तो ये यहां पे अटैक करती है ऑर्थो पोजीशन पे, और यहां से जो H निकलता है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये कंपाउंड, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। बीच में सोडियम जो है वो H को रिप्लेस करके सोडियम फेनॉक्साइड बना देता है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी यहां पे हम NaOH के साथ कराते हैं, हमें 2 OH ग्रुप मिलते हैं जो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपको पता है एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड में अगर आप OH ग्रुप देते हो, बेस देते हो, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमेशा याद रखना, अगर क्लोरोएल्केन होगा तो OH ग्रुप क्लोरीन को हटा देगा, यही यहां पे करा है, 2 OH ग्रुप आ जाते हैं यहां पे, मतलब जो कंपाउंड बनता है इसके साथ वो ये होता है, बेंजीन पे CH के साथ 2 OH ग्रुप बने हैं, दोनों क्लोरीन को हटा के 2 OH ग्रुप यहां जुड़ गए, लेकिन ये कहलाते हैं जैमिनल अल्कोहल। जब भी कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप होता है उसे कहते हैं जैमिनल ग्रुप्स, तो यहां पे जैमिनल अल्कोहल है, लेकिन कभी भी जैमिनल अल्कोहल स्टेबल नहीं होते, ये अपने अंदर से वाटर को अलग करके बाहर निकाल देते हैं। वाटर अलग हो गया तो ये बचा CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी एल्डिहाइड बनने से पहले बीच में ये जैमिनल अल्कोहल बनता है। जैमिनल अल्कोहल कैसे बने कि 2 क्लोरीन की जगह 2 OH ग्रुप आए, ये कहां से आए, ये किसने दिए, ये NaOH ने दिए। ठीक है, फाइनली हमें ये चीज मिल चुकी है, यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल चुका। अब हमारा काम है सोडियम को हटाना। सोडियम को हटाने के लिए हम H आयन से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, एसिडिक मीडियम देते हैं जो कि H आयन को सब्स्टिट्यूट कर देती है सोडियम की जगह, तो और हमें ये मिलता है सैलिसाइलएल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं सैलिसाइलएल्डिहाइड। ये रिएक्शन है हमारा रीमर टीमन रिएक्शन, दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें ये पूछा जाता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, तो यहां पे डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ये बेंजीन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन है, यहां पे जिंक क्या करेगा, फिनॉल के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो ZnO अलग हो जाता है, Zn जो है O को ले जाएगा, ये H डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ जाएगा और हमें सिंपल बेंजीन मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, नोट कर सकते हैं। जिंक डस्ट इसमें यूज करते हैं, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमें बेंजीन मिलती है, नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन है जिसमें हम फिनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं,
सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस पोर्शन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इस पोर्शन को भी। यहां मिला हमें बेंजोडाइक्विनोन, दिस इज बेंजोडाइक्विनोन। ये कुछ अल्कोहल है, मीथेनॉल की प्रिपरेशन ऐसे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें मीथेनॉल मिलता है। इथेनॉल को हम एंजाइम्स के साथ, इन्वर्टेस के साथ इथेनॉल का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिलता है। ग्लूकोस का फर्दर जाइमेस के साथ हम कैटालिसिस, इस कैटलिस्ट के साथ ये रिएक्शन करते हैं, कैटलिस्ट कह लीजिए, एंजाइम्स कह लीजिए, ये हमारे ये जो एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये बायोलॉजिकल एंजाइम होते हैं, ठीक है, दीज आर बायोकेमिकल एंजाइम्स, सॉरी कैटलिस्ट यू कैन से। तो इन कैटलिस्ट के साथ हम ये रिएक्शंस कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें इथेनॉल मिलता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये रिएक्शंस है मीथेनॉल और इथेनॉल बनाने की। तो यहां पे हमारी अल्कोहल की प्रिपरेशन एंड होती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर। ईथर क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे ईथर कहते हैं, दो एल्काइल ग्रुप के और बीच में ऑक्सीजन जुड़ा। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्कोक्साइड बना हुआ है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो एल्कोक्साइड को क्या कहेंगे, मिथॉक्साइड। तो मिथॉक्साइड, तो यहाँ पे एज अ ब्रांच मिथॉक्सी शब्द का इस्तेमाल होगा। हमें आईयूपीएससी में पता है कि हमारे नाम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स यानी ब्रांच, दूसरा होता है वर्ड रूट यानी मेन चेन में मौजूद कार्बन, और तीसरा होता है प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन, और चौथा होता है सेकेंडरी सफिक्स। पहला है प्रीफिक्स, ये है वर्ड रूट, ये है प्राइमरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स। यहां पे आती है ब्रांच, तो इस केस में ईथर को हम फंक्शनल ग्रुप ना मान के ब्रांच की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मिथॉक्सी। तो यहाँ पे मिथॉक्सी आएगा, मिथॉक्सी। वर्ड रूट में यानी मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 2, तो एथ कहा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एन कहा जाएगा। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी ईथेन। यहां पे जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो है इथॉक्सी। हमेशा याद रखिए, चेन का छोटा हिस्सा, ऑक्सीजन के इधर अगर कम कार्बन है या इधर कम कार्बन है तो एल्कोक्सी पार्ट में कम कार्बन वाली चेन का हिस्सा जुड़ा जाता है। यानी जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसको हमने ब्रांच मिथॉक्सी माना, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे दोनों में 2-2 कार्बन है तो हम इथॉक्सी ले सकते हैं। लेकिन तो इसको हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी ईथेन। लेकिन अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते, अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो ब्रांच इसको कहा जाता, फिर नाम होता इथॉक्सी प्रोपेन। यानी लंबी वाली चेन को मेन चेन में गिना जाएगा, छोटी वाली चेन को ब्रांच यानी एल्कोक्सी पार्ट में गिना जाएगा। तो इस तरह से नेमिंग होगी इसकी। तो इसके नेम के सिंपल 2 पार्ट है, एक एल्कोक्सी पार्ट है और एक एल्केन पार्ट है। तो मिथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। और अगर इस टाइप का अगर हम लेते हैं CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, तो अब ये बड़ी चेन है तो इसको एज अ ब्रांच यानी नाम हो जाएगा एथॉक्सी, और ये मेन चेन है तो प्रोपेन। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथेन की बात करें तो ईथेन क्या है, ईथेन अल्कोहल का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। सॉरी, ईथर जो है वो अल्कोहल का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसे, हमने 2 अल्कोहलिक ग्रुप लिए और इसमें से वाटर को अलग कर दिया। वाटर को अलग करने का सबसे बड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडाइज करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस करना रिड्यूसिंग एजेंट, हैलोजन ऐड करना हैलोजिनेटिंग एजेंट, एसाइलेशन करना एसाइलेटिंग एजेंट। यहां पे हमें वाटर अलग करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 413 केल्विन टेम्परेचर पे
ये दो अल्कोहलिक ग्रुप में से वाटर मॉलिक्यूल को हटा के इन दोनों को जोड़ देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा, ऑक्सीजन इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, हमें क्या मिला? ईथर। इसका नाम है मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी पार्ट ये हो गया और ये हो गया मीथेन। तो 413 केल्विन टेम्परेचर में अगर ये टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 443 केल्विन कर दिया, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो अभी दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में से अलग हो रहा है वो एक ही में से अलग होगा और हमें एल्कीन मिलेगा। तो टेम्परेचर का फर्क है। यही सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके ईथर बनाता है, यही सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एल्कीन बनाता है, लेकिन दोनों में टेम्परेचर का फर्क है। 413 पे हमें ईथर मिलता है और यही 443 केल्विन पे हमें एल्कीन मिलेगा, इथीन मिलेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है, रिएजेंट सेम यूज हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है दोनों केसेस में। ये है विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? OR, एल्कोक्साइड आयन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। हमें पता है कि हेलोजन पार्शियली नेगेटिव है, एल्काइल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव है। एल्कोक्साइड आयन सीधे सीधे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, हेलोजन नेगेटिव को हटा रहा है, जो कि सोडियम के साथ चली जाती है, सोडियम है। यहाँ हमें ईथर मिल गया। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या लिया है? एल्काइल हैलाइड लिया है और सोडियम एल्कोक्साइड लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है? ये एल्कोक्साइड आयन है, ये अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे और हमें ईथर। अब ये रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, और अब देखना है कि क्या रिएक्शन ये वाला पॉसिबल है, फिर से एल्कोक्साइड आयन के उस पर रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये अटैक जब करेगा तो ये सबसे पहली बात, यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज का क्लाउड आ गया, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये रिपेल कर जाएगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े। एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या कर रहे हैं? इस टर्शियरी कार्बन पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को रिपेल करेगी या न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगी। तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है? तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं टर्शियरी कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज की स्पीसी तो आ नहीं सकती, रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल का रिपल्शन होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, मजबूरी में यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। Br तो हट गया पहले ही, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, और हमें मिलता है एल्कीन। Br जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बनाया, और जो हाइड्रोजन अलग हुआ वो इस एल्कोक्साइड आयन के साथ चला जाता है और हमें मिलता है अल्कोहल। ध्यान रखिए, Br सोडियम के साथ जाएगा और जो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा वो एल्कोक्साइड आयन के साथ जाके एल्कीन बना देगा। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन होता है और हमें एल्कीन मिलता है। ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, इस रिएक्शन में एक चीज नोट करने वाली है, यही समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्शियरी ना होके प्राइमरी होता, लेकिन ये टर्शियरी होता, मतलब जो एल्कोक्साइड आयन सब्स्टिट्यूशन कर रहा है वो अगर टर्शियरी होता तो अटैक पॉसिबल, क्योंकि तब उसे जिसने अटैक करना है उसको रिपल्शन नहीं सहना पड़ता। यानी ऊपर वाले केस में तो ईथर नहीं बन रहा, लेकिन नीचे वाले केस में ये यहाँ पे टर्शियरी है और ये यहाँ पे प्राइमरी है, तो रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये प्राइमरी हो और ये टर्शियरी हो तो रिएक्शन
पॉसिबल है। यहाँ पे हमें ईथर आसानी से मिल जाएगा। कारण क्या है कि जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उल्टा केस पॉसिबल है, यानी 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो ईथर मिलेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो ईथर नहीं मिलेगा, एलिमिनेशन होगा और हमें एल्कीन मिलेगा। तो नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अगर दोनों के दोनों 1 डिग्री है तो रिएक्शन पॉसिबल है, यानी एल्काइल हैलाइड भी अगर 1 डिग्री है, यानी अगर दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड यानी RX भी 1 डिग्री है और सोडियम एल्कोक्साइड ये भी 1 डिग्री है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट आपको इजीली मिलेगा, ईथर ROR प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो रिएक्शन पॉसिबल है ही है। यानी कौन कौन से केसेस में पॉसिबल है? दोनों 1 डिग्री हो तो पॉसिबल है, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो और एल्कोक्साइड 3 डिग्री हो तो पॉसिबल है। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, एल्कोक्साइड 1 डिग्री है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें ईथर की जगह एल्कीन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन पे अटैक कराना है हमें, सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिला है और हम एल्काइल ब्रोमाइड से अटैक करा रहे हैं। देखिए यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम हुआ करे, यहां पे देखिए सिंपल, यहां जो ईथर हमें बनाना है वो एरोमेटिक ईथर है। अब यहाँ पे क्या है, अटैक करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव स्पीशीज ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अटैक करेगा और एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर सकता है। इजीली ये अटैक पॉसिबल है क्योंकि एल्काइल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन ने अटैक करने वाली स्पीसी ऑक्सीजन ही होगी, तो इजीली अटैक करेगा। हमें मिथाइल फिनाइल ईथर यानी एनिसोल, इसका नाम एनिसोल होता है, ये मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक करना है, हर केस में अटैक करने वाली स्पीसी ऑक्सीजन ही होगी, यानी एल्कोक्साइड आए, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा, यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन। तो ये क्या है, ये अब किस पे अटैक कर रहा है? बेंजीन पे। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये अटैक तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बेंजीन पे कौन सा अटैक पॉसिबल है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो ये फिर से वापस लौट आएगा और देयर विल बी नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन इन दिस केस। तो ये आप समझ लीजिए कि सोडियम फेनॉक्साइड यानी अटैकिंग ग्रुप अगर बेंजीन है तो अटैक हो सकता है, बेंजीन के साथ है ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप के साथ है और अटैक बेंजीन पे कर रहा है तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाउंड्री बना लेता है नेगेटिव चार्ज की, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए आप इस बात को। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा जो ईथर है वो पोलर है नेचर में, लेकिन उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम है। क्यों है कम? क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ईथर पानी में सॉल्युबल हो जाता है, पानी में सॉल्युबल होने के लिए क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाना। पानी के साथ ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी ईथर और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ईथर और ईथर के बीच में, ईथर और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ईथर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसलिए वाटर में ईथर सॉल्युबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ना होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है अल्कोहल से। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये आप नोट कर लीजिए। अब ईथर का रिएक्शन हम हाइड्रोजन एसिड से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमें समझना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें हमारे पास एक H पॉजिटिव पार्ट है और एक I नेगेटिव पार्ट है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये I जो है एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा और हाइड्रोजन रिमेनिंग पार्ट से जुड़ेगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है?
तो यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करता है ऑक्सीजन की लोन पेयर्स। H पॉजिटिव या कह लो ऑक्सीजन अटैक करता है H पे, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ हमारे को जो बीच में ये एक कॉम्प्लेक्स मिला, एक एडप्ट मिला, थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट मिला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, फॉर्मल चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करे इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन जुड़ चुका है ऑक्सीजन पे, अब काम है आयोडीन का अटैक करने का, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्ब कैटायन नहीं बना, मतलब कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब आयोडीन वहां से अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी रुकावट कम मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हो चेन लंबी है, लेकिन यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो आयोडीन जो अटैक करेगा वो इधर अटैक करेगा पीछे से। SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म हम हेलोएल्केन हेलोइंस में पढ़ चुके हैं। SN2 में अटैक कहां होता है? पीछे से। SN1 में अटैक कहां से होता है? आगे से। SN1 में कार्ब कैटायन बनता है, SN2 में कार्ब कैटायन नहीं बनता है। तो भाई नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, ऐसे तो पॉजिटिव कार्ब कैटायन चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना, नहीं बनता है कार्ब कैटायन, तो अटैक SN2 के माध्यम से होता है। तो SN2 को आप ढंग से समझ सकते हैं, SN2 में अटैक पीछे से होता है। तो SN2 में समझने वाली बात क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर है। इस केस में कार्ब कैटायन नहीं बनता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना पड़ता है। कहां से अटैक करेगा? जहां रुकावट कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो यहां मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, आयोडीन इस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और हमें CH3I मिलेगा, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इथेनॉल बना लेगा। तो याद रहे, जहां पे कार्ब कैटायन नहीं बनता है वहां SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म कब होता है, किस तरह से होता है? इसमें न्यूक्लियोफाइल चेन के उस पार्ट से पीछे से अटैक करता है जहां रुकावट कम होती है। तो यहाँ चेन छोटी है, रुकावट कम है, तो यहाँ हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा इस तरह। आगे बढ़ते, अब ये वाला केस देखिए, यहां पे हमारे पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी, तो क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन है जिसका कार्ब कैटायन स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। आपको मैंने बताया था, जिस भी रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो बहुत स्टेबल है। ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन ये बहुत स्टेबल है, ये अलग हो जाएगा OCH से। ये नेगेटिव स्पीशीज, ये पॉजिटिव स्पीशीज। अब यहाँ पे आयोडीन और हाइड्रोजन के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और आयोडीन नेगेटिव है। आयोडीन किधर जाएगा? इधर जाएगा, और हाइड्रोजन किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है डिसाइड करना हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए कि हमें किधर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ब कैटायन 3 डिग्री था, स्टेबल था, इसलिए आराम से टूट गया। तो कार्ब कैटायन इजीली कब बनता है? जब वो स्टेबल होता है। स्टेबल कब होता है? जब वो 3 डिग्री होता है। तो पिछले वाले केस में 3 डिग्री नहीं था, कार्ब कैटायन नहीं बना था, तो SN2 का सहारा लिया गया। यहाँ पे कार्ब कैटायन बन गया क्योंकि 3 डिग्री है, क्योंकि स्टेबल है, तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगा। सीधे सीधे कार्ब कैटायन बनने के बाद नेगेटिव स्पीशीज यहाँ जुड़ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट है इस केस में। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी। अब यहाँ पे कहां H जुड़ेगा, कहां I, किस वाले पार्ट पे H जुड़ेगा? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वाला बॉन्ड तो नहीं ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। ये बेंजीन वाला क्यों नहीं ब्रेक होता है? क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये वाला ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास H पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो ये इधर जुड़ेगा और ये इधर जुड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, बेंजीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से आसानी से अलग हो जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
यहाँ H जोड़ दिया, हमें फिनॉल मिल गया और एल्काइल आयोडाइड। तो सारे लॉजिक्स हैं, तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। अब ब्रोमिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इथेनॉइक एसिड एज अ सॉल्वेंट यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ जोड़ा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। पैरा वाली मेजर होती है, ऑर्थो वाली माइनर होती है, सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रो ग्रुप पहले समझा चुके हैं, HNO3 के थ्रू नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन भी यहाँ पे इलेक्ट्रो, बेंजीन पे जितने भी अब अटैक हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। या नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में NO2 पॉजिटिव जनरेट करता है। यहाँ जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये एज अ सॉल्वेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट इसके साथ होता है, तो नाइट्रिक एसिड को NO2 पॉजिटिव में ब्रेक कर देता है, जो कि इजीली बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा पी नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन और ये ओ नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन हमें एज अ प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रेशन। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। AlCl3 का रोल आपको पहले ही बता चुके हैं कि AlCl3 मदद कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की। AlCl3 क्या करेगा, CH3Cl में से AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, वो Cl नेगेटिव को, यानी Cl से कहेगा नेगेटिव चार्ज लेगा, तो Cl पूरा बॉन्ड ले जाएगी और AlCl3 के साथ जोड़ के AlCl4 नेगेटिव बना देगी। दूसरी तरफ CH3 पॉजिटिव रह जाएगा। यही तो हमारा मकसद था कि जो स्पीसीज बने वो पॉजिटिवली चार्ज हो, वो एक इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे AlCl3 ने Cl नेगेटिव ले लिया, AlCl4 नेगेटिव बना लिया, और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। फिर से हमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत थी तो हमने इजीली बना लिया। तो AlCl3 क्या करेगा, किसी भी स्पीसी में से Cl नेगेटिव निकाल लेगा एज अ लुईस एसिड, और बचे हुए पार्ट को क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफाइल में बदल देगा, और जो कि बेंजीन पे इजीली अटैक कर सकता है। और हमारे को यही चाहिए था ताकि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके। फिर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो जहां जहां AlCl3 का यूज हो रहा है, तो ये समझ लीजिए वो Cl नेगेटिव निकालने के लिए यूज हो रहा है, ताकि बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव बन जाए, यानी इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आसानी से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि हम एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। मेजर पार्ट है पैरा वाला, ऑर्थो वाला माइनर है। आगे आते हैं, अब आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पे हम एसाइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं, एसाइल ग्रुप को, ये देखिए CH3CO, दिस इज एसाइल ग्रुप। तो सीधे सीधे फिर से AlCl3 क्या कर रहा है, इस नेगेटिव पार्ट को अपने साथ ले जा रहा है, और इस पार्ट को क्या कर रहा है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव पार्ट बनाने का मकसद क्या है, ताकि बेंजीन पे इजीली अटैक हो जाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। बाद में ये क्या करता है, बाद में AlCl3 यहां से जो H आयन निकला Cl नेगेटिव उसको दे देता है और HCl बन जाता है। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हो रहा है, एसाइल ग्रुप जोड़ रहा है, AlCl3 Cl नेगेटिव को ले रहा है और CH3CO को पॉजिटिव पार्ट बना के, इलेक्ट्रोफाइल बना के अटैक करने में सपोर्ट कर रहा है। तो जहां पे भी हमें एक पॉजिटिव पार्ट की जरूरत है, तो हम उसमें से Cl नेगेटिव को निकालेंगे किसकी हेल्प से, AlCl3 की हेल्प से। तो ये सिंपल है। बाद में AlCl3 AlCl4 नेगेटिव, जो H आयन जैसे पॉजिटिव स्पीसी जुड़ेगी तो बेंजीन में से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा, और AlCl3 हमें एज इट इज मिल जाएगा। एक और बात ध्यान रखिए, एनहाइड्रस AlCl3 यूज होगा, यानी बिना पानी के लिए, बिना पानी के AlCl3 यूज होगा। तो पानी के बिना क्यों है, मतलब ड्राई क्यों है, क्योंकि वाटर के साथ भी वो ऑक्सीजन का लोन पेयर ले सकता है, तो उसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। यहां पे वो क्लोरीन का ले रहा है,
तो अगर वाटर अवेलेबल होगा तो वाटर का ले लेगा, फिर वो क्लोरीन के साथ अटैक नहीं कर पाएगा, क्लोरीन को नहीं निकाल पाएगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले पाएगा। भाई AlCl3 का लालच है इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो वो जब उसे ऑक्सीजन से मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के, तो वो क्लोरीन से क्यों लेगा। तो इसीलिए AlCl3 लुईस एसिड जब भी हम यूज करते हैं तो एनहाइड्रस यूज करते हैं, पानी के बिना यूज करते हैं। तो यहां पे हम एंड करते हैं हमारा ईथर। तो ये पूरा वन शॉट लेक्चर बनाया गया है। कोई भी दिक्कत आपको आई हो, कोई भी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर यहाँ एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।